ये चेतन मेरे साथ में मेरा प्यारा भाई, हम उधर गए तो वहाँ बनारस से मैंने 1000 रुपए की साड़ी ली और पत्नी को फोन लगाया। मैंने कहा मैंने 500 रुपए की साड़ी ली है, यहाँ से पार्सल कर रहा हूँ, तू देखना जरा। बोले ठीक 500 में। मैंने कहा बनारस में तो साड़ियों का ढेर, मैं 500 रुपए में साड़ी ली है, तेरे को भेज रहा हूँ। मैंने पार्सल कर दी। चेतन ने मेरे से पूछा, अरे बोले यार पंडित ये क्या बात है? मैंने कहा कौन सी? अरे बोले लोग तो 500-600 की खरीदते हैं, वाइफ को 1000-2000 की बताते हैं, तुम उल्टा काम कर रहे हो यार, 1000 की साड़ी भी 500 की बता रहे हो भाभी को। अरे मैंने कहा चेतन तेरी भाभी है ही ऐसी। बोले कैसी? मैंने कहा मैं कोई भी चीज घर लेके जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि देखिए मुंबई से लेके आया, कितने की लाए? मैंने कहा ये 2000 की। 2000 की यार, आज वहां का 1000 रुपये में मिल जाए। ये भिंडी क्या भाव लाए? भिंडी 20 रुपए की आधा किलो। ये ठेले में 10-10 रुपए में मारी फिर रही है। कैसी बेकार मछलान की मट भिंडी लेके आए, कैसी हो रही है तुम्हारी जैसी? अब मैंने कहा यार ये ऐसी बात बोलती है। अच्छा बात ऐसी नहीं है, कोई उसको लगता है कि मेरे पति को कोई भी बेवकूफ बना सकता है, और उसको तो क्या कोई भी बड़े से बड़ा विधायक हो, कलेक्टर हो, आदमी कितने बड़ा कलाकार हो जाए या कितना बड़ा अध्यक्ष हो जाए किसी भी संघ का, लेकिन जब वो घर जाता है ना तो उसकी पत्नी उसको बिठा करके पलंग पे एक ही बात बोलती है, उसकी पत्नी, कि तुम्हारा अक्ल नाम की चीज है। और तालियां तो अगली बात पे दुगनी होगी भवानी मंडी वालों, कि वो आदमी भी गर्दन हिला के हाँ ही भर रहा होता है, क्योंकि वो ये बोलता है, वो सोचता है मन में कि अगर मेरे में अकल होती तो इससे ब्याह कौन करता। तो मेरे साथ भी मैंने कहा भाई चेतन ये दिक्कत है, तो इसलिए मैंने ये 1000 की साड़ी भी 500 की बताई उसको, ताकि उसको अच्छी लगेगी कि 500 में तो बढ़िया आ गई। अब अगले दिन हम 2 दिन बाद हम लखनऊ में थे, तो उसका फोन आया, बोले साड़ी मिल गई। अरे मैंने कहा वेरी गुड, चलो कैसी लगी साड़ी? अरे बोले बहुत बढ़िया, 1 नंबर। मैंने कहा चलो बढ़िया, और क्या चाहिए? बोले नहीं साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, एक और बात सुनो। मैंने कहा क्या? बोले साड़ी मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, पर पास वाली विमला भाभी को और भी अच्छी लग रही थी, पर तुम्हारी कसम एक बात बोलूं, तुमने तो 500 रुपए की खरीदी थी, मैंने 700 रुपए में बेच दी। ये मरण हो रहा, बताओ, ये स्थिति है। लेकिन आप लोग आनंद ले रहे हैं, आप लोग ठाके ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। परिश्रमी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, व्यापारी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है, किसी भी व्यापारी को देख करके, धनाढ्य व्यक्ति को देख करके लोग बोल देते हैं ये समाज की विसंगति है। अरे बोले साहब वो तो व्यापारी आदमी, बड़ा आदमी है साहब, अरे वो तो करोड़पति साहब, ये क्या समझेंगे अपनी बात, अरे तो पैसे वाले हैं साहब। ऐसे लोग होते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हर आदमी, हर व्यापारी चांदी का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं, मुझे आदरणीय सोमानी जी ने बताया कि भैया रोहित भैया या भवानी मंडी में कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे व्यापारी भी अधिकांश ऐसे हैं जो जिन्होंने अर्श से अर्श की यात्रा खुद के बलबूते में की है। मैं उन लोगों को, उन व्यापारियों को, आप लोगों को 4 पंक्तियां गिफ्ट करता हूँ। स्वागत परिश्रम, स्वागत है। 4 पंक्तियां हैं ताजी ताजी। और जब कहीं हम जाते हैं और हमको लगता है कि यार प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ पहुंचे उन तक, कि परिश्रम के हथौड़े से गरीबी तोड़कर कुछ बनता है व्यापारी। आपकी खुददारी पंक्तियां हो तो खुददारी के साथ उठाइएगा तालियां, कि परिश्रम के हथौड़े से गरीबी तोड़कर कुछ बनता है व्यापारी। व्यापार के विस्तार से नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है व्यापारी, और संपदा देखकर अहंकार मत मानिए हुजूर, संपदा देखकर अहंकार का ताना मत मारिए हुजूर। अरे गिरती हुई अर्थव्यवस्था को भी थामे रखता है एक व्यापारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को थामे रखता है व्यापारी। इससे ज्यादा आपकी चापलूसी नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि वीर जी एक बात बताऊं, आदमी कितने ही प्राण निकाल के रख दे, लेकिन किसी को भी आप पूरे ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति हो, आप सबको खुश नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। एक जगह मैं कविता सुना रहा, हिमांशु भैया संचालन कर रहे और मैं सुनाई जा रहा, लोग आनंद ले रहे हैं, और थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद ही 2 जने लट्ठे लेके घूमने लगे, लकड़ी लेके, आपके जैसे बिल्कुल। अब लट्ठे लेके घूमने लगे तो मेरे को डर लगा यार। मैंने कहा भाई साहब तुमको कविता नहीं समझ में आ रही हो तो मैं बैठ जाऊँ यार। तो उन दोनों में से एक जना क्या बोला कि नहीं तुम तो कविता सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने तुम्हारे को बुलाया है। हाँ, और आप तो फिर भी तालियां दे रहे हो। वो हमारे भोपाल में कार्यक्रम हुआ मैडम, अब भोपाल में कार्यक्रम हुआ तो बीचों बीच एक सेठ जी बैठे हुए हैं, वो सुमड़े जैसे देखे ही नहीं, मतलब ताली नहीं बजाए, खाली बस देख रहे, बस सुमड़े जैसे देख रहे। अब ताली नहीं बजाया आदमी यार, उनका नौकर बैठा हुआ वो भी ताली बजा रहा, लेकिन वो सेठ जी ताली नहीं बजाए, पूरा नगर बजा रहा। तो मैंने आखिरकार उतर के उनसे पूछ लिया, मैंने कहा साहब आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे कि मैं वर्मा जी की बात कर रहा हूँ।
आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हो? मैंने सेठ जी से पूछा तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का क्या कारण बताया। मैं 4 पंक्ति आप तक देता हूँ, उसके बाद स्थान ग्रहण करूंगा। स्वागत। उन्होंने क्या कहा ताली नहीं बजाने का कारण? कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। 20 मिनट कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हंसते मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे? प्रणाम करता हूँ मैं आपकी चैतन्यता को मनोज भैया, बहुत बढ़िया। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बात आपको बताऊं, जबलपुर के पास एक गांव में एक मंदिर के नीचे एक ड्योढ़ी पर बैठ करके एक महिला भीख मांगा करती थी, बूढ़ी अम्मा। वो भीख मांगा करती थी तो उस गांव में एक संत चातुर्मास के लिए आए। उन्होंने देखा कि बूढ़ी अम्मा भीख मांगती है, मैं 10 दिन से देख रहा हूँ। उन्होंने जाकर के अरोड़ा साहब उस बूढ़ी अम्मा से पूछा कि हे अम्मा, आप भीख मांगती हैं इस वृद्धावस्था में, क्या घर पे कोई नहीं है? तो बोले नहीं महाराज जी, मेरे जो पति थे वो तो 20 साल पहले सुधार गए, लेकिन एक संतान, एक बेटा है, उसको विदेश चला गया, वो पढ़ा लिखा करके उसको लायक बना दिया, वो विदेश चला गया, नौकरी करता है। बोले अरे विदेश में है, आपको कुछ पैसा वगैरह नहीं भेजता? बोले नहीं, अब वो हर महीने कुछ ना कुछ लिख करके भेजता है कागज पर। मैं अनपढ़ गंवार हूँ, पढ़ तो नहीं सकती, पर हाँ मेरे बेटे ने कुछ भेजा है, हो सकता कुछ समस्या हो, तो मैं उस चिट्ठी को पढ़ करके चूम लेती हूँ, छाती से लगा लेती हूँ और मेरे दीवार पे चिपका देती हूँ। ये सुनकर के संत को बड़ा आश्चर्य हुआ, कुछ संकोच भी हुआ, कुछ संशय हुआ। उन्होंने कहा कि अम्मा हमें घर ले चलोगी? बोले हाँ चलिए। जैसे अम्मा घर लेकर के गई, झोपड़ी का जैसे द्वार खुला, दरवाजा खुला, संत ने अंदर प्रविष्ट हुए। संत ने देखा अरोड़ा साहब कि दीवार पर, उस घर की पूरी तीनों दीवारों पर 40-40 हजार के, 30-30 हजार के चेक लगे हुए हैं, ड्राफ्ट लगे हुए हैं। वो बेटा हर महीने अपनी माँ को पैसा भेजता है, लेकिन वो माँ अनपढ़ होने के कारण उस चेक के महत्व को नहीं समझती। अगर वो महत्व को समझ जाती तो उसका जीवन बदल जाता। यही स्थिति हम सभी की है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ईश्वर ने, हमारे प्रभु ने, हमारे महापुरुषों ने हमें धर्म दिए, ग्रंथ दिए, पुराण दिए, शास्त्र दिए, भागवत दी, रामायण दी, महाभारत दी, लेकिन हमने केवल अलमारी में रख करके अगरबत्ती लगाई। अगर हम पढ़ लेते हमारा जीवन धन्य हो जाता, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता। आवश्यकता है उसको आत्मसात करने की। मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करके स्थान ग्रहण करता हूँ कि आप लोग अपने धर्म, अपने ईश्वर से जुड़े। और यदि अगली पंक्ति में आपको ऐसा लगे कि आपके भी जीवन की, क्योंकि व्यापारी बैठा हुआ है जिसने संघर्ष के साथ उस मुकाम को हासिल किया है, यहाँ पे एक सामान्य आदमी बैठा हुआ है जिसने विकट परिस्थिति में भी अपने आप को मजबूत रखा है उस ईश्वर की कृपा से। तो अगर आपको लगे अगली पंक्ति में कि आपके हृदय की बात हुई हो तो आप लोग मुझे तालियों से विदा कीजिएगा कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे। उस ईश्वर से एक भक्त यही कामना करता है कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे। और दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा। तू आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे, तू आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे। धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे हमारे बीच में रोहित जन्नाथ। एक बार ताली बजाकर बताइए हमारा ये पहला कवि आपको कैसा लगा? आप क्या होते? अच्छा ये पिछले दिनों ये शिवरात्रि पे भी, शिवरात्रि गई फरवरी पे, ये दोनों समबाहु विषमबाहु, रोहित भाई और ये चेतन भाई, ये तीनों दोनों वहाँ आए उज्जैन। इनको दर्शन वर्शन कराए, बोला हम हमारे मस्ती में। मैंने कहा तुम उल्टा सीधा कुछ मत करना, मेरे को जो डर था वही कराई इन्होंने। महाकाल के पास भांग पी, दो ही ने भांग पी और बोले अब हम राम घाट जाएंगे नहाने। भांग पीने के बाद नहाने, उसको खेलने दे बस, ध्यान रखना। वही अच्छा था। तुम मुस्कान करके मेरे को बेवकूफ बना गए। मैं अब आपको बता रहा हूँ, आप मजे ले लेना। भाई साहब अब आप भी बैठ जाइए ना। हाँ, गर्दन नहीं दुखती क्या आपकी? बेरोजगार है ये दोनों तक पान की नशे में।
शर्मा जी तुमको तो पेमेंट भी दे दिया यार। ये लोग दोनों भर चक भांग के नशे में दानी गेट से निकले तो चेतन ने रोहित से बोला, बोले देख यार ये गेट अपने को अड़ेगा, अपन इसमें से क्रॉस नहीं हो पाएंगे। तो रोहित ने बोला कोई बात नहीं भैया, अपन थोड़ा सा झुक के निकल जाएंगे। बोले ये फिर भी अड़ेगा। तो बोले कोई बात नहीं, अपन ऐसे उकड़ू बैठ के निकल जाएंगे। बोले ये तब भी अड़ेगा। बोले अपन ऐसे घोड़ा बन के निकल जाएंगे। बोले तब भी अड़ेगा। फिर लास्ट में नहीं माना तो नहीं माना। बोले अपन एक काम करते हैं, कोहनी के बल सरकते सरकते निकलते हैं मिलिट्री स्टाइल में। तो बोले हाँ ये आइडिया अच्छा है। अब ये दोनों ऐसे निकलने लगे तो वहाँ पे होम गार्ड का एक सिपाही खड़ा था वर्दी पहन के। उसने देखा कि ये दोनों चोर है और दोनों में एक एक लट्ठी टिकाया। तो चेतन ने रोहित को कोहनी मार के बोला देख नालायक करके बोला था ना ये गेट अड़ेगा। कुछ लोगों को 4 दिन बाद भी समझ में आएगी, मेरे कोई जल्दी नहीं है, आप 4 दिन बाद समझ के हंस लेना। कोई स्थिति परिस्थिति हर जगह विकट हो जाती है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार के टेंशन में मत रहिए। जैसे मैं नहीं रहता, अभी तो एक गिरीश जी का एक धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे वीर रस का कवि नहीं बुलाया। ये तो वीर रस का कवि आके ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में झंडा गाड़ देंगे, कराची में झंडा गाड़ देंगे, तेरी भैंस खुली घूम रही 5 दिन से खूटा ही गाड़ ले। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, वीर रस के कवि मेरे को फोन कर करके बोलते हैं, बोले लफाजिया करने का बोल दो तुमसे। ये पाकिस्तान बार बार चिल्लाता है कश्मीर ले लेंगे कश्मीर ले लेंगे, तुम लोगों को कोई सूद नहीं पड़ती, इनको जवाब क्यों नहीं देते हो? मैंने कहा कोई कश्मीर वश्मीर नहीं लेगा। बोले ले, मैंने कहा नहीं लेगा। बोले ले लेंगे, मैंने कहा नहीं लेगा। आप आपके दिल पे हाथ रख के बताओ, ये भाभिया बैठी है, आप बताओ हम कभी किसी को कुछ दे सकते हैं? हमने किसी के बाप को गरोद की बस में खिड़की वाली सीट भी दी बैठने के लिए। पूरा कश्मीर उठा के दे देंगे? कोई एक मोहल्ले की दूसरे मोहल्ले की भाभी से केरी कट्टा मांग ले, वो समझती है, महिलाएं समझती है। महिलाओं में ज्यादा दिमाग होता है, हाँ बहुत ज्यादा दिमाग होता है महिलाओं का। और ये सोनी साहब बैठे हैं महालक्ष्मी ज्वेलर से, ये जानते हैं कि ये महिलाओं को भगवान ने इतने खूबसूरत काम, खूबसूरत झुमके पहनने के लिए दिए, अपनी बकबक सुनने के लिए नहीं दिए। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, मेरा दोस्त विनोद शुक्ला पिछले दिनों उसके, मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तानी आदमी किसी को कुछ नहीं दे सकता है और समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे पैदा होते हैं समझते हुए होते हैं। 10 साल का बच्चा भवानी मंडी की किसी आइसक्रीम की दुकान पे देखो 25 रुपए का आइसक्रीम का कप खरीदता है, उसके ऊपर का रेपर निकालता है और उस पर चिपकी हुई आइसक्रीम। वो 10 साल के बच्चे से कागज पे चिपकी हुई आइसक्रीम नहीं छूट रही, पूरा कश्मीर छोड़ेंगे। भगवान कसम खाके बोल रहा हूँ, ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति कश्मीर ले लेंगे कश्मीर ले लेंगे, आटे के तो फजीते पड़ रहे हैं। और एक टिप्पणी करता हूँ, अगर हास्य में देशभक्ति प्रस्फुटित हो जाए तो फिर आपकी तालियां उठे। जितना पाकिस्तान का रक्षा बजट है उतने के तो हिंदुस्तानी माणिकचंद खा के थूक देते हैं। हाँ हकीकत बात बता रहा हूँ, वो पिछले दिनों अमेरिका से बुलाया। बोले क्यों बुलाया? बोले हमारे जितने ये सैनिक है इनको ट्रेन करेंगे। तो वो जो अमेरिका से ट्रेनिंग देने आए मिलिट्री की, उनका दिमाग खराब हो गया। बोले कैसे इनकी दाढ़ी वाड़ी बनवाओ, इनको कोई डिसिप्लिन सिखाओ। 8-8 10-10 दिन नहाते नहीं है, चड्डी बनियान तक नहीं बदलते। पहले इनको अच्छा रहना सिखाओ, फिर हम इनको अच्छा लक्ष्य बताएंगे, उसको भेजना सिखाएंगे। तो वो जो मेजर था उन्होंने सबको खड़ा करा। बोले कल से सब नहाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, जूते पॉलिश करेंगे, व्यवस्थित रहेंगे और सब चड्डी बनियान बदलेंगे। इकबाल की वसीम पहनेगा, वसीम की अकरम पहनेगा, अकरम की नावेद पहनेगा और जावेद तो पहनता ही नहीं। मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तानी किसी को कुछ नहीं दे सकते। वीर जी वो विनोद शुक्ला के पास में, मेरे दोस्त के पास में एक दौड़ा आया। बोले यार एक बात बताओ, मेरे को रजाई की जरूरत है, घर पे मेहमान आए,
बड़ी रजाई दे दी। रजाई जैसे ही दी तो विनोद के पापा ने बोला बोले रजाई मत दिया कर, कोई रजाई मांगना है तो बोल दे आप, फट गई। इसकी पैर में पाँव का अंगूठा अटक जाता है, इसमें से गंदी गंदी बदबू आती, चूहे कुतर देते हैं। 4 दिन बाद एक और आया, बोले यार विनोद एक काम कर लालटेन दे दे। विनोद चालू हुआ, बोले फट गई, उसकी खोल में पाँव का अंगूठा अटक जाता है, उसको चूहे कुतर गए, उसमें से गंदी गंदी बदबू आती है। अरे यार ये लालटेन चूहे कुतरते होंगे क्या, देता क्यों नहीं है? विनोद के पिताजी आए और विनोद की क्लास ले ली। बोले पापा जैसा आपने समझाया था वैसा मना कर दिया था मैंने, वो नहीं माना। बोले देख लालटेन का बहाना अलग होता है। भाइयों विनोद के पापा ने बोला बोले कोई लालटेन मांगने आए तो उससे कह दिया करके इसका कांच आधा टूट गया, इसकी बत्ती आधी जलती आधी फड़फड़ फड़फड़ करती है, इसके पेंदे में छेद हो गया जिसमें से केरोसिन टपाटप 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 टपकता है। 5 दिन बाद में पन्नालाल अंकल आए दिवाली की बधाई देने। बोले विनोद कहाँ है तेरे पापा? अब विनोद चालू, उनका तो कांच टूट गया, उनकी बत्ती आधी जलती आधी फड़फड़ फड़फड़ करती है, उनके पेंदे में छेद हो गया जिसमें से केरोसिन टपाटप टपाटप, ये जब तक टपकेगा जब तक तालियां नहीं आएगी, टपाटप 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 टपकता है। हम इतने तेजस्वी लोग हैं यार, इतने तेजस्वी लोग हैं। अभी मैं आया, जैसे ही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इधर गरोड रोड से एंट्री करके आया। वो क्या आता है, पंच पहाड़ क्या आता है वो, हाँ वो जो भी आता है। मैंने कहा भवानी मंडी, बोले सीधे जाओ। भवानी मंडी जैसे ही एंट्री हुआ 2 लोग गाली गलौज कर रहे थे आधे घंटे से। मैं समझ गया मैंने कहा सही जगह आए हैं। अब वो 2 लोग गाली गलौज कर रहे हैं आधे घंटे से। फिर मैंने उनको जाके समझाया, तब मारपीट चालू हुई मेरे साथ। जैसे ये इजराइल और ईरान के बीच में गए थे अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी, मैंने बोला ना कुछ बातें 4 दिन बाद समझ में आएगी, 4 दिन बाद समझ के हंस लेना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। देश में हंसी के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। ये रोहित धन्ना, इसकी बच्ची का मेरे पास में फोन आया, बोले ताऊ जी आप मेरे पापा को समझाओ। मैंने कहा क्या समझाऊं, तेरा बाप इस देश का इतना बड़ा हास्य रस का कवि है, कद में बड़ा है, कद में छोटा है, पद में तो बड़ा है। बोले नहीं आप समझाओ, पापा नाखून खाने लग गए। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है बेटा, इस देश में 80% लोग नाखून खाते हैं। बोले बड़े पापा, ये पापा है ना पैर के नाखून खाते हैं। भैया मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा कोई पैर के नाखून कैसे ही खा सकता है? बोले वही तो समझा रही हूँ, ये खुद के पैर के नहीं खाते, मम्मी के पैर के नाखून खाते हैं। काका रोए, ये किस किताब का पन्ना उड़ के इधर उधर मंडरा रहा है? इसके मूल प्रकाशकों से निवेदन है कि इसको उठा लीजिए। भाभी जी आप इस बच्चे को बैठा लीजिए, चुपचाप चुप करके बैठा लीजिए। यहाँ भी बाप ने ही त्याग करा और लोग बाग माँ का। भाभी जी उस बच्चे को आप बैठाइए, चुप करा लीजिए। हालांकि मैं जानता हूँ आजकल के बच्चों को चुप कराना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर आप अपनी वाली पे आ जाए तो उसके पिताजी चुप हो जाएंगे। छोटा सा बच्चा है ये, वो वहाँ से वही चिल्लाया है जो होता है। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, हादसे के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। देश दुनिया में आप कहीं से भी हादसे निकाल सकते हैं। अभी मैं और ये सुनील भैया बालाघाट गए थे, ग्रामीण अंचल है, आदिवासी एरिया है, रास्ता भूल गए, नेविगेशन ने काम करना बंद कर दिया था। तो एक आंटी एक बच्ची को सुला रही है, बच्चे को, सो जा प्यारे डिप्लोमा, जान से प्यारे डिप्लोमा, चांद सितारे डिप्लोमा, मेरी आंख के तारे डिप्लोमा। तो मैं तो छोटा 30-32 साल की उम्र, मेरी जितनी उम्र नहीं है। सुनील भाई साहब को मंच पे हो गए, सुनील भाई साहब उस अम्मा के पास में गए, बोले अम्मा मेरे पासपोर्ट में 18 देशों के ठप्पे लगे हुए हैं, मैंने 3 बार भारत का पूरा चक्कर कर लिया, दुनिया देख ली, किसी बच्चे का नाम डिप्लोमा नहीं सुना है, ये किसका बच्चा है? बोले बेटा ये अपनी चिंकी का बच्चा है। तो बोले इसका ऐसा नाम क्यों रखा? बोला आज से 3 साल पहले चिंकी मुंबई गई थी डिप्लोमा लेने,
डिप्लोमा तो नहीं लाई है, ये लाई है सो जा प्यारे डिप्लोमा जान से प्यारे। ये मैं बोल रहा हूँ ना, आपको बहुत लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं है हास्य के लिए। बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, इन बच्चों से आप ज्यादा उलझ नहीं सकते। वो एक मास्टर ने फिजिक्स में लाइट का प्रयोग कैसे होता है, हाउ लाइट ट्रेवल्स इन द डार्कनेस के ऊपर लेसन दिया। अंधेरा कमरा किया, एक मोमबत्ती जलाई और बोला बताओ बेटा ये ज्योति कहाँ से आई। 7 साल के छोरे ने फूंक मारी, बोला अब तू बता गई कहाँ। ये औलादे इतना दुख देती ना, ये आजकल की सो कॉल्ड जेन जी। भगवान कसम इच्छा होती है कि ये यहीं रुक जाएं। ओ मिश्रा जी फ्लैट में रहने लगे आजकल मुंबई में, ट्रांसफर और प्रमोशन हो गया तो यही होली और फागुन की मस्ती थी, वैलेंटाइन का महीना था, तो उनके अंदर से भी जो है वो देवानंद जागृत हुआ और वो अपनी वाइफ से बात करना चाह रहे थे। इतने में देखा वो 12 साल का छोरा टकटकी लगा के देख रहा है, और वो 12 साल के छोरे ने 15 दिन पहले फाइल निपटाई थी, क्योंकि रमेश सिप्पी की शोले 3D हो गई थी, तो राज मंदिर थिएटर करोल बाग में देखने गए। तो जब वापस आए तो मिश्रा जी ने मिश्राइन से गब्बर के अंदाज में चुटकी लेते हुए कहा, अरे ओ छमिया जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके। तो यही 12 साल की औलाद बोली, बसंती इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तो वो फाइल पहले ही निपटी हुई थी और इधर अंदर डील में देवानंद, बाहर फागुन का और बसंत का रोमांटिक महीना, मिश्राइन के साथ में कुछ बात करना चाह रहे थे और ये छोरा टकटकी लगा के देख रहा था। बोले नालायक दिन भर घर में पड़ा रहता है, जा बाहर देख क्या कि दुनिया क्या कर रही है। बारीक पंचर है भवानी मंडी वालों, फिर बोल रहा हूँ दावे के साथ कि अगर समझ में आया तो 4 दिन तक सोच के हंसोगे। बच्चा 15 मिनट में वापस। बोले देखो पापा, नरेश अंकल अपने बागों में पानी डाल रहे हैं, गुप्ता जी कुत्ते को घुमा रहे हैं, गिरधर अंकल अपने चश्मे को पोंछ करके कोई किताब पढ़ रहे हैं गार्डन में बैठे बैठे, और पन्ना लाल जी आंटी जी के साथ में कमरे में है। बोले नालायक बदतमीज तू ये सब देख क्या है। बोले ये सब क्या देखा, उनका बंटी भी मेरी तरह बालकनी में ही खड़ा है। आएगा 4 दिन बाद समझ में आएगा, नहीं तो कभी बंटी को बालकनी में भेजो। मुस्कुराती जिंदगानी बहुत अच्छी लगती है साहब। हम लोग इस मोबाइल के चक्कर में हंसना भूल गए हैं, इस टेक्नोलॉजी के चक्कर में रिश्ते नाते हमने खो दिए हैं। महिलाएं बैठी है, आज हमारा सिर्फ और सिर्फ एक काम रह गया है। सबसे बड़ा आयाम जो रिश्ते निभाने का बता दूं, सबसे बड़ा आयाम रिश्ते निभाने का ये रह गया है कि ननंद उसकी भौजाई का स्टेटस लाइक कर देती है और भौजाई उसकी ननंद का स्टेटस लाइक कर देती है। इससे बड़ा कोई सरोकार नहीं रह गया। ये कड़वी बात थी, इस पे तालियां नहीं बजती। आप भी देख रहे हो, थारे कई मालूम बात कैसी है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम पुरुषों से सीखो माताओं, हम कभी भेदभाव नहीं करते। मैं जानता हूँ भारत में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से प्यार नहीं कर सकती, एक हम पुरुष ही होते हैं जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली से माँ हकीकत बात बताओ, उदयपुर के बड़े अस्पताल में अगर कोई 85 साल के दादाजी एडमिट है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, रिश्ते नाते भूल गए, कोई आके हिलाएगा चाचा जी नहीं उठेंगे, कोई आके हिलाएगा फूफा जी नहीं उठेंगे, कोई आके हिलाएगा कंवर साहब नहीं उठेंगे, कानों में एक आवाज पड़ेगी, जिया जी, ओ जिया जी। मृत पड़े शरीर में प्राणों का संचार होने लगेगा, धीरे धीरे आंखें खुलेगी। कौन बिमला? चोमेला वाली? जिस आदमी को 4 दिन पहले रिश्ते आदमी थे, उसको गांव याद, हम इतने भूले होते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इस महफिल को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, ये तालियां हमारी कविता का, हमारे परफॉर्मेंस का पैमाना तय नहीं करती, लेकिन
लेकिन ये तालियां हमारे लिए सबसे बड़ा धन होती है। मेरे 4 पंक्तियां महेंद्र मधुर की याद आती है कि कौन कितना भूखा है, थालियां बताएंगी, हाल है चमन के क्या, डालियां बताएंगी और हमारी बात पहुंचेगी। आपकी घनघोर तालियां और चेतन चर्चित माइक पर आकर अपना चर्चित अंदाज आपके सामने रखेंगे कि कौन कितना भूखा है, थालियां बताएंगी, हाल है चमन के क्या, डालियां बताएंगी और मेरी बात, हमारी बात पहुंचेगी आपके दिलों तक जब हमको आप लोगों की तालियां बताएंगी। एक बार जोरदार तालियां भाई चेतन चर्चित के नीचे लगानी चाहिए ताकि ये बैलेंस में रहे। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। गौरवशाली मंच, बहुत अच्छा आप लोगों ने आयोजन सजाया है। हिमांशु भैया तालियां बजाएंगी, तालियां बजाएंगी, ये तालियां है वो। तो देखो, मैं आप लोगों को भवानी मंडी वाले कुछ भी सुनाऊं उससे पहले 30 सेकंड की कहानी सुनाता हूं और तय करूंगा कि कितनी देर मुझे इस माइक पर खड़ा रहना है। जिंदाबाद बाबू। एक शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना। भवानी मंडी वालों, अगर यहाँ से मेरी और वहां से आपकी भूमिका तय हो जाए तो जरा रंग डाल देना इस आयोजन पर। एक शिष्य ने चाहा अपने गुरु की परीक्षा लेना। उसने अपने दोनों हाथों के बीच में एक तितली दबाई, गुरु के पास पहुंचा और कहा कि गुरुदेव बताइए, मेरे दोनों हाथों के बीच में ये जो तितली है ये जिंदा है या मरी हुई है? उसने पहले से तय किया हुआ था। गुरु ने कहा तितली जिंदा है तो दोनों हाथों को दबा दूंगा, तितली को मार दूंगा और गुरु जी का चमत्कार खत्म हो जाएगा। गुरु ने कहा कि तितली मरी हुई है तो दोनों हाथों को आकाश में ले जाऊंगा, तितली फिजाओं में उड़ जाएगी और गुरु जी का चमत्कार फिर खत्म हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में गुरु जी का चमत्कार खत्म था, लेकिन गुरु का जवाब, यहाँ से मेरी और वहां से आपकी जिम्मेदारी तय हो, जरा बताना मुझे। दोनों ही स्थिति में गुरु जी का चमत्कार खत्म था। गुरु ने कहा इस तितली की जिंदगी तेरे दोनों हाथों के बीच में है, तू चाहेगा तो जिंदा रहेगी, तू चाहेगा तो मर जाएगी। आज के इस कवि सम्मेलन की भी जिंदगी आपके दोनों हाथों के बीच में है। आपकी ये तालियां चाहेंगी तो मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो गिरीश जी स्टेज से कूद के आत्महत्या कर लूंगा मैं। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ आप लोग, यार टेंशन तनाव मैं बता रहा ना। रोहित ने बहुत अच्छा सुनाया, इतनी सारी चीजें सुनाई, हिमांशु भाई कमाल का संचालन कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ सर, हास्य और परेशानी कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। हास्य कहीं से भी उत्पन्न हो सकता है, परेशानी कहीं से भी आ सकती है। मेरा एक दोस्त जा रहा था, उसने दीवार पे देखा, लिखा हुआ था पढ़ने वाला गधा है, और पढ़ चुका था। कहीं से भी परेशानी हो सकती है। उसका दिमाग लगाया, उसने उसे मिटाया और वहां लिखा लिखने वाला गधा है। मत बजाओ, मत रहना तो रहना दो, आप भी मत बजाओ, कोई जरूरी नहीं है। मजे में रहो यार, आनंद में रहो। मैं तो सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ सर। ये मेरी हाइट के विषय में रोहित भी कह रहा था, हिमांशु भाई भी कह रहे थे, माइक वाला आया वो भी मजे लेके चला गया। मैं सच बता रहा हूँ सर, मेरी हाइट कम है, इसमें मेरी क्या गलती? मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, वहां उस समय में यह सरकार थी ही नहीं। जो थी उस समय में इतनी लाइट आती नहीं थी। और लाइट आती थी तो चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। मैं सच बता रहा हूं भवानी मंडी वालों, इधर मेरा जन्म हो रहा था, इधर लाइट चली गई। जितना हो पाया आपके सामने हुआ। जरा ढंग से बजाओ यार, मजे में आओ। मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूं, तुम मेरे को हल्के मत लो। क्या आनंद का मामला है। वो एक फिर कूदने लगा वो बच्चा, ये भी कोरोना की पैदाइश ही होगा। कोरोना में हम लोगों को काम दिया था ना, वर्क फ्रॉम होम। इतने लोग अभी भी पीछे खड़े हुए हैं, आप लोग भी बैठ जाओ यार। आनंद, एक तो देखो, मैं इतनी अच्छी आयोजन समिति आपकी है, भवानी मंडी व्यापार महासंघ की, सारे एक जैसे कुर्ता पहन के आए। ये बताओ व्यापारियों में कपड़े की दुकान किसकी है? हाँ समझ रहा हूँ, जो माल नहीं बिक रहा था इधर चेप दिया। सारे काले पे, अच्छा काला रंग
भी इन्होंने गजब चुना आज होली के दिन पे यार। इन्होंने कहा भले ही होली है पर चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। इधर सारी होली मनी हुई है, किसी भी महिला को देख लो, एक भी किसी की एक दूसरे से साड़ी नहीं मिल रही, सबका कलर अलग या सबका एक जैसा लगा हुआ है। महिलाएं बड़ी विचित्र। मैं तो सच बता रहा हूँ, आप लोगों को आनंद में रहना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत समझदार व्यक्ति हूँ। मेरे तो मास्टर जी ने हमें निबंध लिखने को दिया, जरा भवानी मंडी वालों रंग में आ जाना, जितनी देर रहूंगा पूरा मजा देके जाऊंगा। वो मुझे वो मास्टर जी ने निबंध लिखने को दिया, बोले चेतन निबंध लिख। दिवाली पे निबंध लिखने को दिया। मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला के दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। अच्छा, इधर भी जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी जमा कर दी, मास्टर जी को मेरी बात बढ़िया लग गई। भवानी मंडी वालों 10 में से 10 नंबर दिए मुझे। अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट आ गया और निबंध बदल दिया। होली पे मैं समझदार व्यक्ति, मैंने लिखा होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। गलत जगह पे हल्दी हंसी वाली बात आ रही है। अगर मजा आए तो फिर एक एक व्यक्ति साथ में आ जाना। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा के रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। मैंने कॉपी फिर जमा कर दी, मास्टर जी को फिर बढ़िया लग गई, फिर 10 में से 10 नंबर दिए। लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा, ऐसा निबंध लिखने को दूंगा, देखता हूं कैसे जुआ फंसाता है। मैं समझदार व्यक्ति, उन्होंने निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन कुछ लोग उधर से पुष्पेंद्र जी बोल रहे पेड़ के नीचे तो ऐसा नहीं है भाई साहब। यहाँ के लोग ऐसा नहीं करते, ये बहुत समझदार है। ये पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं। जुआ नहीं खेलते, जोरदार ताली बजाते हैं। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मजे में रहना चाहिए, आनंद में रहना। तो मैं यहाँ आया, वाकई में बड़ा अच्छा लगा मुझे आकर के। पहली बार आपके शहर में आया, भवानी मंडी में। हिमांशु भाई ने बताया, मैं मध्य प्रदेश पचोर का रहने वाला हूँ। आज हिंदी कवि सम्मेलन मंचों में मुझे 8 साल से अधिक समय हो गया। मैंने कभी मंच से नहीं कहा, लेकिन एक बात आज यहाँ पर खड़े होकर के कहने जा रहा हूँ। मेरा जन्म इसी झालावाड़ जिले का है। मेरे पितरों ने इसी झालावाड़ जिले में अपना खून पसीना बहाया। यहाँ केलखोयरा कामखेड़ा धाम के पास में जगह है चुरेलिया, जहाँ का मेरा जन्म है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी भी भवानी मंडी हो रखी है, आधा मध्य प्रदेश में, आधा राजस्थान में। समझ में नहीं आ रहा, बता रहा हूँ आप लोगों को। यकीन जानो, आनंद में रहना चाहिए। यहाँ आया, बहुत अच्छा लगा। मुझसे तो आते आदरणीय आशुतोष जी ने, हमारे वो मुंबई वाले गुप्ता जी ने, गिरीश जी ने मेरे से आते ही पूछा, चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें। मैंने कहा भाई साहब खाना छोड़िए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें। मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। जवाब अच्छा लगे तो फिर एक एक व्यक्ति की मस्ती उठे, बोले तू खुद तो पौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करूं। मैंने कहा भाई साहब, अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं हूं तो पौवा, मगर बोतल का मजा देता हूं। तो वो मेरा कॉन्फिडेंस भाग गया। बोले ज्यादा तेज हो रहा है, बता क्या मंगाऊं। मैंने जो मंगा लिया, मेरी मस्ती, आपकी ऊर्जा, आपकी तालियां, आपका ठहाका और मेरी शुरुआत। बोले बता क्या मंगाऊं। मैंने कहा जी मंगाइए एरिस्ट्रा कोड, बिग बाइपर, कंटेसा, डबल डॉग, फन ड्रॉप, लाइन ड्रॉप, एलिफेंट, गॉडफादर, इंप्रेस, जॉनी वॉकर, किंगफिशर, मैकडॉनल्ड, ओरमन, पीटर स्कॉट, पिटर स्कॉट, रोलिस्टर, सिग्नेचर, रेड 69, ट्रिपल एक्स, की चिंगारो छोड़ के एक गिलास ग्लूकोज। क्योंकि ये सारी चीजें मेरी हाइट ही सपोर्ट नहीं करती। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी स्थिति तो ये है। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ये हिमांशु भाई कह रहे थे, मैं यकीन जानो भवानी मंडी वालों एक कार्यक्रम खत्म हुआ, वो मैं कैब दिल्ली में क्या कि वो कैब बुलानी पड़ती है, वो मैंने कैब बुला रहा था, आ नहीं रही थी, ऐसी जगह फंसा हुआ था, कैब आ नहीं रही थी, वो टैक्सी आ नहीं रही थी। तो वहाँ उस कार्यक्रम में जो है वो एक महिला थी, खूबसूरत सी, बड़ी अच्छी सी, उसने
उसने देख लिया तो बोले चेतन जी क्या हुआ, कैब बुला रहे हैं? मैंने कहा बोले बहुत रात हो गई है, कैब मत बुलाइए, यही पास ही में मेरा घर है, वहाँ चलिए। मैंने कहा ठीक है, वहीं चल दिया मैं। तो यकीन जानो सच बता रहा हूँ, उन्होंने जाते ही मुझसे बोला शर्ट उतारो। हाँ, मैंने कहा क्या बात कर? बोले हाँ। और फिर अंदर से अपने बच्चे को बुलाया, बोले बेटा कॉम्प्लेन पिया कर, नहीं तो ऐसा रह जाएगा। आप लोग बहुत बहुत समझदार। नहीं ऐसा नहीं, एक बार फिर ऐसा। मैं बता रहा ना आपको, ये सुनील जी इधर से कुछ कह रहे हैं, ये देखो देश के बड़े कवि हैं, सच में यकीन जानो देश के बहुत बड़े कवि हैं ये। आपके आपको 3 बार कवि सम्मेलन मंच का सबसे छोटा बेटा अपने बड़ों की अगवानी में खड़े होकर के सुनाता हूँ। अगर अच्छा लगे तो भवानी मंडी के प्रबुद्ध लोगों की बड़ी तालियां उठे। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, अपनी संस्कृति पढ़ रहा हूँ, अगर गर्व हो भारतीय होने पे तो उस गर्व को तालियों में लहरा दीजिएगा। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, माइक वाले भाई से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता। क्या बात है, वाह। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भी तालियां बजेंगी, मेरा हौसला बढ़ा। अब मुझे यकीन है कि चौथी पंक्ति पर एक एक हाथ हवा में लहरता हुआ दिखेगा कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हम लोगों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता। भवानी मंडी वालों, खुश रहने के केवल 2 तरीके हैं, केवल 2 तरीके हैं। या तो आप जो चाहो वो आपको मिल जाए, या तो फिर जो आपको मिल जाए आप उसे चाहने लगो। हाय हाय, क्या प्यारी बात है बेटा। नहीं बजाई तो मत बजाओ फिर। प्यारी बात तो मैं क्या करूँ, मेरे साथ तो यही होता है। मैं सच बता रहा आप लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है सर। वो मेरे घर के सामने से एक समय पे रोज एक लड़की निकलती थी, रोज एक समय पे निकलती थी। तो मैंने लव लेटर लिखा, दिल का पूरा हाल लिख डाला, और लव लेटर ऐसे घर के बाहर, वो अपने समय पे आई, उठाई और चली गई। मैंने कहा बढ़िया, ये तो कोई जवाब नहीं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। 3-4 दिन तक ये क्रम चलता रहा, मैं लिखता रहा, फेंकता रहा, वो आती रही, उठाती रही, ले जाती रही, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। तो मेरा दिमाग खराब, मैंने पूरी हिम्मत करी, उसके घर गया और उसके पड़ोसी से पूछी, क्योंकि माँ बाप से पूछने की हिम्मत तो मेरे में नहीं थी। अब मैंने उसके पड़ोसी से पूछी, मैंने कहा आपकी पड़ोस वाली लड़की मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, एक समय पे मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती। कारण क्या है? उसका कारण वहां से आपकी मस्ती उठेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने कहा मेरे घर के सामने से रोज निकलती है, मेरा फेंका हुआ लव लेटर भी उठाती है, लेके भी जाती है, कोई जवाब नहीं देती। कारण क्या है? बोले चेतन तू तो बेवकूफ है, वो तेरा कोई लव लेटर नहीं उठाती हो, तो कचरे वाली कचरा उठाती है। चल रहे ना, तो मैं बता रहा हूँ दुर्घटना होती है सर। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बड़ी विचित्र स्थिति है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। नहीं भाई सच बता रहा हूँ, मैंने बचपन में एक शोध कर लिया था। भवानी मंडी वालों बहुत बारीक, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए, बहुत बारीक टिप्पणी बता रहा हूँ। बचपन में जब आशीर्वाद की जरूरत थी तो रिश्तेदार पैसे दे जाते थे, आज पैसों की आशीर्वाद देके निकल जाते हैं। मामला इतना अद्भुत है, मैं सच बता रहा आप लोगों को। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। वाह, ठीक उल्टा सुना रहा हूँ, आप लोग सीधा सीधा समझते जाना और जरा मुझसे झुकते जाना। वो लड़की वाले आए सर मुझे देखने, मेरे पिताजी ने कहा जी ये राधा लड़का देख लीजिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले हमने तो देख लिया, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। एक तो सर आपने देखा होगा शादी ब्याह रिश्ते संबंध जब भी तय होते लड़के ही लड़की को देखने जाते हैं, हमेशा देखा होगा आपने, लड़के ही लड़की को देखने जाते हैं। अगर ये लड़कियां लड़के को देखने जाती
तो एक ही बात कहती है, इसी डिजाइन में कोई और पीस दिखाओ। एक बार